जय हिंद प्यारे मित्रों। आपका अपने परिवार स्टडी 61 RWA में आपका स्वागत है। आइए हम आज करेंगे प्रैक्टिस नंबर 2। सबसे पहले आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे, इस वीडियो में भी थोड़ा सा ये जान लीजिए। सबसे पहले पेपर स्टार्ट होने से पहले आपको जब पेपर मिल जाएगा एग्जाम हॉल में, तो सबसे पहले देखिए आपका समय कितना है, 3 घंटे 15 मिनट। तो सबसे पहले आप 15 मिनट पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला प्रथम निर्देश क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। तो आप 15 मिनट पहले प्रश्न पत्र को पूरी तरीके से पढ़ेंगे। फिर दूसरा है प्रश्न पत्र 2 खंड तथा खंड ब में विभाजित है। वो आपको पता है, पिछले वीडियो में बता दिए थे। लेकिन चलिए हम थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है मैं, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के एक अंक निर्धारित है। ये मार्कशीट पर उत्तर अंकित किए जाने पश्चात काटा नहीं जाएगा। फिर ये आपको देखिए मेन समझना क्या, काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। आपको हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, इस वीडियो में फिर से बताना चाहते हैं। आप लोग नाम में गलत कर देंगे तो वहाँ इरेजर एवं व्हाइटनर का यूज कर देंगे तो चलेगा, लेकिन आपने कहीं गलती से मार्कशीट में मतलब ऑप्शन में गलती कर दिया, एक का ए होना था लेकिन आपने गलती से बी लगा दी। फिर आप सोचे कि बी को इरेज करके ए लगाएं, तो ये काम नहीं चलेगा। तो ये बातें आप ध्यान दीजिएगा, पॉइंट भी नोटेड। ये आपको हम पिछले में भी बताए थे और इसमें भी बताए हैं, बताना चाहते हैं। और मार्कशीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से विकल्प है, वाले गोले को पूर्ण रूप से काला। मतलब आपको केवल और केवल बॉल पॉइंट यूज करना है। बॉल पॉइंट कहाँ मिलेगा, आप कहीं स्टेशनरी शॉप से, दुकानदार से मांगेंगे तो मिल जाएगा। उसके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि मार्कशीट में केवल ओनली और ओनली ब्लैक पेन का यूज करेंगे। नीले अथवा काले लिखा है, बट हमारे हिसाब से ब्लैक पेन का यूज करेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं खंडा अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है, ठलुआ क्लब किस विधा की रचना है। तो ठलुआ क्लब किस विधा की रचना है। तो यहाँ देखिए निबंध, रेखाचित्र, संशोधन, नाटक। तो ठलुआ क्लब किस विधा की रचना है, ठलुआ क्लब निबंध विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। जय पराजय किसका नाटक है। प्रश्न नंबर 2, जय पराजय किसका नाटक है। तो जय पराजय लीलाचंद जोशी, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अस्क, राजेंद्र यादव। तो जय पराजय किसका नाटक है, उपेंद्र नाथ अस्क का। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो रामचंद्र शुक्ल किस युग के, तो शुक्ल युग के लेखक। रामचंद्र शुक्ल युग के लेखक। आंचलिक उपन्यासकार कौन है। आंचलिक उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र कुमार अज्ञे, फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर। आंचलिक उपन्यासकार कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। शुक्ल युग की समयावधि क्या है, 1918 से 1936, 1980, 1918, 1843, 1900, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है शुक्ल युग की समयावधि क्या थी, 1919 से 1938 तक। तो इसमें ये ऑप्शन कहीं नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आश्रयदाताओं की प्रशंसा किस युग की प्रमुख विशेषता रही। आश्रयदाताओं की प्रशंसा किस युग की प्रमुख विशेषता रही। तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा
किस युग के प्रमुख विशेषता रही? भक्ति काल, आधुनिक काल, रीति काल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आश्रयगता प्रशंसा आदिकाल की प्रमुख विशेषता रही। आदिकाल तो आदिकाल का आपके इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक इसमें ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? इनमें से ऑप्शन नंबर डी। जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं? जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए। छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद का और शुक्ल युग को ही क्या कहा जाता है? छायावादी युग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकृति का मानवीकरण किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? प्रकृति का मानवीकरण किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? ऑप्शन नंबर ए प्रगतिवाद, ऑप्शन नंबर बी प्रयोगवाद, ऑप्शन नंबर सी छायावाद, डी आगमवाद। तो प्रगतिवाद युग तो कौन सा रहा है? छायावाद। प्रकृति का मानवीकरण कौन सा रहा है? छायावाद। नीरजा किसकी रचना है? नीरजा महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला। तो नीरजा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। आगे चलते हैं। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद में, धर्मेंद्र भारती, नागार्जुन अज्ञे। तो गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र। अगला चक्रपाण। चक्रपाण में समास कौन सा है? चक्रपाण। देखिए जब भी समास आए तो सबसे पहले दिया हुआ शब्द का क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे। चक्रपाण, चक्र पाणी है जिसके, इसका समास विग्रह है। तो चक्र प्राण है जिसके, तो ये किसकी ओर संकेत कर रहा है? चक्र कौन लिए धारण किए रहते हैं? चक्र कौन लिए धारण किए रहते हैं? भगवान विष्णु। कौन? विष्णु। जब हमारा वर्ड किसी तीसरे, हमारा समास किसी तीसरे वर्ड की तरफ संकेत करे तो कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। द्वंद्व समास कैसा होता है? द्वंद्व समास आपको जहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा? रात दिन। द्विगु समास कैसा होता है? द्विगु समास में संख्यावाची, जैसे आ गया चौराहा। तो चौराहा देखिए क्या इसका समास विग्रह क्या हुआ? चार राहों का। तो यहाँ क्या आया? चार राहों का। तो चार क्या है? संख्यावाची है, तो चार संख्यावाची, इस वजह से यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु। ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकारी शब्द के कितने भेद हैं? तो विकारी शब्द के कितने भेद हैं? 4, 3, 6, इनमें से कोई नहीं। तो विकारी शब्द के 4 भेद हैं। तो प्रश्न नंबर 12 का आंसर क्या होगा? फिर 13 कमल का पर्याय हरित, सरसिज, आलो है। कमल का पर्याय सरसिज। अभी आप लोगों ने कहा सरसिज, तो इसका आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमल का पर्यायवाची कम से कम कितने लिखेंगे? 5 पर्यायवाची। कमल का पर्यायवाची कितना लिखेंगे? 5। तो कम से कम लिखेंगे आप कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन। पराधीनता। पराधीनता मतलब पराधीनता का उल्लंघन। देखिए पराधीनता का मतलब क्या होता है? पराधीनता, पर अधीन मतलब किसी के अधीन।
पराधीनता का मतलब किसी के अधीन। तो आप किसी के अधीन है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? विलोम का मतलब क्या होता है? जस्ट उल्टा। तो स्वाधीनता। स्वाधीनता मतलब अपने अधीन। स्व मतलब अपने, धीन मतलब अधीन। तो 14 का ए नंबर पराधीनता का विलोम स्वाधीनता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौराहा। चौराहा का तत्सम है। चौराहा। चौराहा का तत्सम क्या होता है? चतुष्पद, चतुष्पद, दो रास्ता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चौराहा का तत्सम क्या होता है? चौराहा का तत्सम होता है चत्वारी। चौराहा का तत्सम क्या होता है? चत्वारी। तो इसमें क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, यही है। इनमें से कोई नहीं। चलिए अब करपट का तद्भव है। करपट। करपट का तद्भव क्या है? कपाट, दरवाजा, कपड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो करपट किसको बोला जाता है? कपड़े को। करपट किसको बोला जाता है? देखिए आप यहाँ लिखेंगे जो ईश्वर पर में विश्वास रखता हो। 17 नंबर प्रश्न है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक, नास्तिक, स्वास्तिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। क्या कहते हैं? आस्तिक। नास्तिक किसको कहते हैं? जो ईश्वर पे विश्वास न रखता हो। जो ईश्वर पे विश्वास न रखता हो उसे नास्तिक। स्वास्तिक कौन है? तो स्वास्तिक आस्तिक का विलोम है। ठीक है, स्वास्तिक आस्तिक का विलोम नहीं, आई एम सॉरी, पर्यायवाची। मतलब ये भी ईश्वर से रिलेटेड है, समझिएगा। उसके द्वारा लिखा जाएगा में वाच्य कौन सा है? वाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले वो हम देखेंगे। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य देखिए, तो इन सब के डिफिनेशन। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता? कर्ता की प्रधानता। कर्ता की प्रधानता मतलब राम स्कूल जाता है, तो इसमें कौन किसकी प्रधानता है? राम की, क्योंकि राम स्कूल जाता है। फिर अगला कर्म की प्रधानता मतलब देखिए इसमें लिखा है, यही एग्जांपल लेते हैं, उसके द्वारा लिखा जाए। तो इसमें विशेष महत्ता किसका दी जा रही है? लिखना। तो लिखना मतलब कर्म। कर्म की प्रधानता जिसमें हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो आपका आंसर देखिए मिल गया, उसके द्वारा लिखा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर सी। अब भाववाच्य क्या होता है? भाववाच्य का एग्जाम्पल, मुझसे लिखा नहीं जाता। अब मुझसे लिखा नहीं जाता, तो इसमें दोनों की प्रधानता है। ठीक है, जिसमें कृत्य मतलब कर्म की और कर्ता दोनों की प्रधानता उसे भाववाच्य कहते हैं। तो आपसे अगर यही पूछा जाता उसके द्वारा मतलब मुझसे अब लिखा नहीं जाता, तो ऑप्शन नंबर बी होता है। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या है? सही, राइट, कर्मवाच्य, क्योंकि लिया है उसके द्वारा लिखा जाएगा। तो इसमें लिखे पर क्या पड़ रहा है? इफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव। तवई। तवई में विभक्ति और वचन। तवई में विभक्ति और वचन, यह बहुवचन का युष्मत का है। तो तवई में विभक्ति है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति एक वचन। ये आप रटे होंगे, इस बार नया टॉपिक जुड़ा है, यद युष्मत। यद और युष्मत, तो ये युष्मत से आंसर है, तो आप इसको देख लेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद? 8 भेद। और आपसे पिछले वीडियो में कौन सा क्वेश्चन आया था? रचना के आधार
पर वाक्य के कितने भेद, तो कितने भेद थे? 4। रचना के आधार पर 4, अर्थ के आधार पर 8। ये बात है, आप बहुत ध्यान देंगे। चलिए, हम आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करिएगा। चलिए, अब हम आप